डासना में एक जो है जुवेनाइल मुसलमान को जो है एक थप्पड़ पड़ जाता है तो वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। जी। तमाम जो है ब्लू टिक वाले हैंडल वाले लोग इसको जो है कहते हैं कि ये मामला तो जो है मुसलमान की सुरक्षा का है। पर आज वहां पर क्या हिंदू क्या मुसलमान, सिर्फ व्यक्ति जो है भाजपा का कार्यकर्ता होना चाहिए, उसका घर लूट लिया जा रहा है, उसके कार्यकर्ताओं को निकाल निकाल कर फांसी पर लटका दिया जा रहा है। 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है, तमाम महिलाओं का रेप हो चुका है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आग लगा दी गई है। पर मजाल हो कि मुख्यमंत्री कुछ बोले। पहले तो उनकी पार्टी की एक लाउड स्पीकर है महुआ मित्रा, वो बोलती है कि कुछ हुआ ही नहीं, ये लोग जो है फेक जी। वीडियो चला रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि उससे भी 24 घंटे के वक्त में ममता बनर्जी को जो है एक राहत जो पैकेज क्यों अनाउंस करना पड़ता है कि हम जो है मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए देंगे। पर वो 2 लाख रुपए भी मुझको नहीं लगता है कि वो मृतक के परिवार को मिलेंगे, क्योंकि उस 2 लाख रुपए की जैसे ही वो ग्रांट स्वीकृत हो जाएगी, ममता बनर्जी का कैडर वहां पर भी जो है अपना कट मनी लेने पहुंच जाएगा और वो पैसा कहीं ना कहीं उन्हीं हत्यारों को पारितोषिक के रूप में दिया जाएगा। आज वहां पर जो है इंडिया टीवी के एक एडिटर हैं, आज तक के एक एडिटर हैं दीप हल्दर, जब उन्होंने एक जो है एक न्यूज को शेयर किया कि भाजपा की 2 महिला कार्यकर्ताओं का जो है बलात्कार हुआ है, तो वहां का जो एक आयरिश मूल का सांसद है डेरेक ओब्रायन, वो जो है उसको जो है धमकी देता है कि उसको मारने की धमकी देता है। आप सोचिए आज आज किस प्रकार की मानसिकता। आज वेस्ट बंगाल पुलिस मतलब अगर किसी को जो है धमकाकर जो है राजनीतिक दबाव में किसी से बयान लिखवा रही है तो वो सही है, पर उत्तर प्रदेश में गलत है। तो ये दोहरी मानसिकता वाले लोग, ये लोग जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। आपने जो है आज तक को देखा वहां पर जो अपना जिमी जिप लगाकर जो है भाजपा कार्यकर्ताओं के टूटे घर दिखाते हुए देखा? आपने एबीपी न्यूज को देखा किसी को दिखाते हुए? क्योंकि इनके हुक्मरानों ने इनको बोल दिया कि भैया अब सिर्फ कोरोना दिखाओ, सुबह कोरोना दिखाओ। क्या न्यूज चैनल वालों की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि ये भी कोरोना वॉरियर की तरह काम करें, ये जो जो एक पॉजिटिव सहभागिता है वो दिखाएं? भाई कहां पे एसओएस कॉल्स हैं, कहां पे क्या जरूरत है, क्या ये नहीं कर सकते थे? तमाम लोग काम ऐसा कर रहे हैं। तमाम ये जो बड़े चैनल वाले हैं जो इस देश के अंदर जो एक नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, कहां गए? कहां गई इन लोगों की मानसिकता? कहां गई इन लोगों की पत्रकारिता? कहां गई जो है मानवीयता? आज ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने, जहां से इन लोगों को डॉलर मिलता है, जहां से इन लोगों को पैसा मिलता है, केजरीवाल इनको पैसा देता है। आज कोई आज तक वाला केजरीवाल से सवाल नहीं पूछ रहा कि हाई कोर्ट ने इनके नेता को सोमवार को जो है नोटिस भेजा है और जो है खुद व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए बोला। आज कोई आपने किसी चैनल को जो मेन स्ट्रीम के लीड चैनल हैं उनको सवाल करते हुए देखा आपने? राजदीप सरदेसाई को आपने, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर अजीत अंजुम को आपने इनको बोलते देखा? अभिषार शर्मा को बोलते देखा? आज कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इनके मुंह में जो है बोटियां ठूस दी गई हैं। इनको इतना ज्यादा फुलफिल कर दिया गया है कि चाहे 6 महीने और लॉकडाउन लग जाए इनका धंधा चलता रहेगा। तो आज देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो ऑल्टरनेट मीडिया के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग के जज्बे को सलाम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज जो इस वक्त बंगाल के हालात हैं, वहां पर हिंदू जैसे कश्मीर से पलायन करने पर मजबूर हो गया था एक वक्त, अब वैसा ही बंगाल में हालात दिख रहे हैं। बंगाल से भी हिंदू पलायन कर रहा है और जो लोग रोहिंग्या के कैंप में रहने की बात आती है तो रोने लग रहे थे, वो लोग अब जब हिंदू कैंपों में रहने पर मजबूर हो गया आसाम में जाकर, तो वो लोग चुप है, वो लोग गायब हो चुके हैं। जो लोग बोलते थे कि इस देश में मुसलमान को डर लगता है। चर्चा करते हैं इन्हीं सब मुद्दों पर वेद शर्मा जी से कि आखिर जो ये बंगाल की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या सोचते हैं उस पर। वेद जी, जो इस वक्त बंगाल के हालात हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर से हिंदुओं ने प्लान किया अब बंगाल से कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज समझना ये बहुत जरूरी है कि जो बंगाल में अप्रत्याशित परिणाम आए हैं चुनाव के, वो कहीं ना कहीं जितने भी लोग, जितने भी राजनीतिक दल या जितने भी मीडिया का एक बड़ा धड़ा जो नरेंद्र मोदी की मुखालफत करता है, उनके लिए कहीं ईद सा हो गया है, उन लोगों के लिए कहीं जश्न सा हो गया है, उन लोगों के लिए कहीं दिवाली सा हो गया है। क्योंकि
आज चाहे देश में कहीं नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे कहीं पार्षद का चुनाव हो, चाहे कहीं ग्राम सभा का चुनाव हो, बस ये लोग इस फिराक में रहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यदि कहीं जो है चुनाव हार जाए तो इनको जो है एक परसेप्शन सेट करने के लिए एक बैठा बिठाया मसाला मिल जाएगा। पर ये तो जी एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ। इसके ऊपर पाश्चात्य जगत की मीडिया की नजरें थी कि नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी जो है कैसे हराने वाली है। तो इस प्रकार का जो रक्त रंजित बंगाल का इतिहास है, 2006 के चुनाव में जब ममता बनर्जी अमूमन 60 सीटें जीत के आई थी, तब वामपंथी के कैडर ने भी ममता बनर्जी और उसकी पार्टी को ऐसे ही भगा भगा के मारा था। और उसके बाद 2011 में ममता बनर्जी ने केंद्र की सरकार से अनुरोध किया कि जो है केंद्रीय सुरक्षा बल के निगरानी में जो है यहाँ चुनाव होना चाहिए, यहाँ लोकतंत्र जो है खतरे में है। और जब ममता बनर्जी जीत गई तो ममता बनर्जी ने पूरा का पूरा जो वामपंथी का जो कैडर था उसको जो है अपने में समायोजन कर लिया और उसके बाद उन्होंने 2 दशकों का जो है वहां पर राज किया। और 2 दशकों का राज ऐसा किया कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। तो उन्होंने शुरू में ही आते ही 2011-12 में ही जो है वहां पे मौलवियों के लिए जो है भत्ता चालू कर दिया और तुष्टीकरण की राजनीति को एक नई ऊंचाई देने का काम किया। तो पिछले 10 सालों में बंगाल के अंदर जो हुआ वो कहीं ना कहीं सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हुई और बंगाल देश के विकास के तमाम मानकों में सबसे निचले पायदान पे रहा। आमफान जैसा तूफान आया, केंद्र से जो है मदद गई और ममता बनर्जी और उसके गुंडों ने जो है वो जो राशन था उसका बंदरबाट किया, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। और बंगाल की राजनीति में जो एक कट मनी और जो सिंडिकेट का बहुत बड़ा एक राजनीतिक प्रभाव चलता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां गली जी किस प्रकार से राजनीतिक एक जिसको कहते हैं ना वेब बुना गया है, किस प्रकार से गुंडागर्दी का वेब बुना गया है, उसको बोलते हैं क्लब कल्चर। हर गली मोहल्ले के अंदर वहां ऐसे क्लब बनाए गए हैं जो है ताश खेला करते हैं, जो कैरम बोर्ड खिलाया करते हैं और जो तमाम उनका काम क्या होता है, उनको जो है वहां की राज्य सरकारों से फंड मिलता है। जब आपको ताश खेल के, जुआ खेल के, कैरम खेल के, शतरंज खेल के आपको महीनों में 5-10 हजार रुपया मिल जाए और उस कैडर का काम क्या है, उस कैडर का काम जो तृणमूल की गुंडागर्दी का इकोसिस्टम है उसको जो है संचालित करना है। कोई दूसरी पार्टी को वहां पर पार्टिसिपेट करने नहीं देना है। वहां पर लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। इसी वजह से वहां पर विधानसभा के चुनाव को 8 चरणों में करवाने की आवश्यकता पड़ी। तो पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हुआ। आपने देखा वहां पर जो है ममता बनर्जी के दाहिने हाथ है फरहाद हकीम करके, वो कैसे कश्मीर को जो है मिनी पाकिस्तान बताते हैं और वो किस प्रकार जी से जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों को जो है सुअर के दर्जे से नवाजते हैं। और उस प्रकार कैसे ममता बनर्जी ने खुले तौर पर जो है वहां की जनता को, वहां की महिलाओं को, अपने पार्टी के कैडर को जो है आह्वान किया, अपील किया कि केंद्रीय एजेंसीज को घेरो और उनको मारो। अब सोचिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर क्या ममता बनर्जी महिला होने का ये फायदा उठा रही है? पर एक चीज ये भी है कि कई लोग इस चीज का भी आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि जहां जहां भाजपा हार जाती है वहां वहां दंगे करवाती है। दिल्ली का भी इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है और बंगाल का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या देखिए कहना चाहेंगे? देखिए दिल्ली में दंगे किसने करवाए पूरी दुनिया के सामने है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने खुले रूप से दंगे भड़कवाए। कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा और उनके परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने रामलीला मैदान के प्राचीर से मुसलमानों को संबोधित करते हुए जो है सड़कों पर आकर आर पार की लड़ाई। आर पार की लड़ाई का क्या मतलब है कि आप दिल्ली में जो है आग लगा दो, आप दिल्ली को फूंक दो। तो देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि इस देश में दंगे कौन करवा रहा है। आपने देखा जी जब से नरेंद्र मोदी इस देश में आए हैं, इस एंटोनियो माइनो एंड गैंग ने इस देश को आग लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के नाम पर आग लगाना हो, चाहे गुजरात में जो है पाटीदार आंदोलन के नाम पे आग लगाना हो, चाहे हरियाणा में जाटों के नाम से आग लगा के 30,000 करोड़ का राज्य को नुकसान कराना हो, चाहे राजस्थान में जो है गुजरों के जो है आंदोलन से जो है देश के अंदर अनार्किज्म को स्थापना कराना हो। तो ये परिवार जो अपने नाम के पीछे जो है महात्मा गांधी के रहमो करम से जो गांधी का उपनाम लटका के घूम रहा है, इसको लगता है कि ये देश उसकी बपौती है। और जैसे ही एक
चाय वाले ने अपने संघर्षों से जो है उस सत्ता के मुकाम को हासिल कर लिया, तो इस जो है राज परिवार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और ये राज परिवार उस सत्ता की जो है हवस में, उस सत्ता के लालच में इस देश में आग लगाने से गुरेज नहीं कर रहा है। जी 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 सर, आपने बात करी कि कुछ जो विपक्ष के नेता हैं वो ममता बनर्जी को बधाइयां दे रहे थे, पर उन्होंने भाजपा को बधाई नहीं दी। पर ये नेता इतने गिर चुके हैं इस चीज में कि इनको वहां पर कार्यकर्ताओं की मृत्यु नहीं दिख रही, आम जनता की वहां पर मृत्यु हो रही है, हत्याएं हो रही है, वो नहीं दिख रहा है। जो लोग ममता बनर्जी को शेरनी कहते हैं कि ममता बनर्जी शेरनी है, जीत गई, वो भी चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, एक शब्द उनसे किसी से बोला नहीं गया। देखिए, ममता बनर्जी क्या है, क्या नहीं है, बंगाल की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और जो रही बात ये जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ममता बनर्जी का एरोगेंस, उनकी चिड़चिड़ाहट कितनी है, वो पूरा देश देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम में कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगा देते हैं, तो वो महिला प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी नहीं रखते हुए बीच कार्यक्रम में से छोड़ के चली जाती है। और उस जी महिला का मुझे तो समझ नहीं आता कि बंगाल का जो सो कॉल्ड भद्र लोग है, जो अपने आप को बड़ा एमिनेंट वहां का एलीट क्लास कहता है, कि उसकी नींद कब खुलेगी, कब वो जो है मच्छी चावल खा के जो है जो अपना दिन में सो जाता है, उसकी नींद कब टूटेगी। जो आज बंगाल के अंदर एट्रोसिटीज हो रही हैं, कहीं ना कहीं इस एट्रोसिटीज का जिम्मेदार वो जो है सो कॉल्ड संभ्रांत समाज भी है। आप सोचिए, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने 35,000 करोड़ का जो है बजट सैंक्शन किया है जो है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, और ममता बनर्जी 2 दिन से मुहर्रम मचा रही है कि 30,000 करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन दो। हे माता, आप एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, आप तो उसी क्या बोलते हैं अपना जो जिसके ऊपर वो रनिंग करते हैं ट्रेडमिल, उसी के ऊपर जी आप सारा बजट बना लेती हैं, उसी के ऊपर आप लोगों से बात कर लेती हैं, उसी के ऊपर आप अपना सारा दिन भर का मीटिंग फिक्स कर लेती हैं। तो क्या भगवान ने आपको जो आकाशवाणी करके नहीं बताया कि जो है 35,000 करोड़ का बजट जो है केंद्र की सरकार ऑलरेडी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन स्कीम के लिए जो है अनाउंस कर चुकी है, और ये महिला मुख्यमंत्री है। मुझे ताज्जुब उनकी उनकी इंटेलिजेंस पे नहीं है, मुझे दुख वहां की जनता पे है कि जैसे देश की राजधानी में एक अनार्किस्ट मुख्यमंत्री बना दिया है, वो आदमी 24 घंटे से भी कम के समय में जो है टेलीविजन पर आता है और जो है मनहूसियत भरी बातें करता है। आज दिल्ली के अंदर लोग तिल तिल करके मर रहे हैं। दिल्ली की जनता को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, दिल्ली की जनता को गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद, गाजियाबाद से लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा भागना पड़ रहा है, और वो आदमी रोज टीवी पर आकर 900 मैट्रिक ऑक्सीजन, 900 मैट्रिक ऑक्सीजन, और उसके रिश्तेदार इमरान हुसैन के घर से जो है सैकड़ों की संख्या में जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद हो रहे हैं, उनके फार्म हाउस में रेमडेसिविर बरामद हो रही है, उनके फार्म हाउस में उनके बड़े बड़े सो कॉल्ड एलिट सेलिब्रिटीज नवनीत कालरा के जो है खान चाचा रेस्टोरेंट से जो है आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हो रहे हैं। तो जी आज मानवता को तार तार करते हुए ये बेशरम राजनेता आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इस देश में जो है बिछती हुई लाशों के ऊपर चढ़कर कैसे नरेंद्र मोदी की जो है कुर्सी है उसको हिलाया जाए, नरेंद्र मोदी को गिराया जाए। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि ये जो लोग जैसे मायावती जी हैं, दलित नेता कहती हैं अपने आप को, चंद्रशेखर रावण जो दलित एक्टिविस्ट कहलाते हैं, बहुत बड़े दलित एक्टिविस्ट, जब बंगाल में दलित कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके पीटे गया तो ये लोग कहाँ चले गए, कहाँ गए इनका दलित एक्टिविज्म? देखिए, मायावती की दुकान जो है बंगाल में शायद है नहीं, उसकी फ्रेंचाइजी किसी ने खरीदी नहीं, और और खरीदी नहीं तो उसको लगता भी नहीं कि उनको वहां पर बोलना चाहिए। तो ये जो बड़ी बड़ी समस्या है इस देश के राजनीतिज्ञों के साथ, बहुत बड़ी समस्या है। आज बड़े लोग सवाल कर रहे हैं कि यदि वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बनाया होता तो इतने अस्पताल बन सकते थे, इतने वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे। क्या किसी ने सवाल पूछा कि यदि एक हाथी के एवज में जो है कितने बेड बढ़ाए जा सकते थे, कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे जा सकते थे, यूपी के अंदर क्या किया जा सकता था, क्या नहीं किया जा सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। अभी पिछले दिनों जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जागरण आया है, और जो इस कोरोना महामारी के वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है जागा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है
कि पिछले 70 सालों में जो हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, वो जो है देश के अनुपात में जो है कहीं स्टैंड नहीं करता। और मजे की बात सोचिए, किसी मेन स्ट्रीम अखबार ने उस सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा। किसी ने लिखा तो उसको तोड़ मरोड़ के लिखा। क्यों? क्योंकि यदि वो लिखा जाएगा तो प्रश्न चिन्ह किसके नेतृत्व में लगेगा? एंटोनियो माइनो एंड फैमिली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो ये आप सोचिए कि कांग्रेस का कितना बड़ा इकोसिस्टम देश के अंदर काम कर रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, चाहे मीडिया के अंदर हो, हर जगह उनका स्लीपर सेल बखूबी काम कर रहा है। और ये जो आज देश के अंदर तमाम आप हर्डल्स देखते हैं, तमाम जो आज इस प्रकार का एजिटेशन देखते हैं, आप बताइए एज अ ऑपोजिशन क्या क्या कंस्ट्रक्टिव काम किया है? इन्होंने तमाम जो है जातिगत आंदोलन के नाम पर देश में आग लगाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। इन विपक्ष के लोगों ने इस देश के अंदर हमेशा से क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, अमीर और गरीबवाद को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा इन्होंने कोई काम किया हो तो आज जो है उस फोरम पर बात की जा सकती थी, परंतु दुर्भाग्य मेरे देश का, मेरे समाज का, मुझे चाणक्य की वो बात याद आती है रोहन, कि एक विदेशी महिला का बेटा कभी भी आपके देश के उत्थान के बारे में सोच नहीं सकता। और ये बात राहुल गांधी अक्षरशः प्रमाणित कर रहे हैं। जी, धन्यवाद सर।